नमस्कार मित्रों, आज 24 अक्टूबर है और 24 अक्टूबर को पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाती है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी और ये एग्जिस्टेंस में आया था। 24 अक्टूबर 1945 से ये काम करने लगा था। आज 75 साल हो गए और हर दिन इस दिवस को मनाते हैं। 24 अक्टूबर को पूरी दुनिया एक हो जाती है। पूरी दुनिया के अनेकों बिल्डिंग्स को ब्लू रंग से रंग दिया जाता है, क्योंकि ब्लू रंग ही यूनाइटेड नेशंस का सिंबल है और रंग है। और इसमें जो सिंबल है, जिसमें कि जैतून का जो 2 पत्ता होता है, उसमें ग्लोब को रखा जाता है ऊपर से ऐसे करके। ये जो ग्लोब है, इस समझिए ग्लोब, इसमें जैतून का 2 पत्ता रखा हुआ है और यही ऊपर से वो दिखता है। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस का वही लोगो है। तो आइए आज हम इस दिवस की महत्ता के बारे में कुछ बात करें, कुछ विवेचना करें और कुछ जानें कि क्या ये यूनाइटेड नेशंस आज की दुनिया में अपना जो रोल है जिसके लिए बनाया गया है, क्या ये सही तरीके से अदा कर रहा है कि इसमें कुछ खामियां आ गई हैं, कि इसे कुछ लोगों ने हाईजैक किया है, कि अपना परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है, मानवता का क्या भविष्य है, क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो आज का दिन हमें ये मौका देता है कि हमें ये सोचने पर कहीं न कहीं किसी तरीके से उत्सुकता पैदा करता है दिमाग में कि आखिर जो पूरी मानवता है, जो इस पूरे ग्लोब में, ये इतनी बड़ी धरती है और इस पूरे ग्लोब में जो हम पूरी मानवता एक हो गई है आज के ज़माने में। कोविड हुआ तो पूरे में चला गया, तो अब ये जो पूरी मानवता एक है, तो क्या इस पूरी मानवता को की देख रेख करने के लिए एक ऐसी संस्था जो सबके लिए सोचती हो, तो क्या ये सबके लिए सोच रही है कि या फिर ये अपने रास्ते से भटकी है? तो इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम विवेचना करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कब से काम कर रहा। यूनाइटेड नेशंस, जैसा कि मैंने बताया कि ये 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी से ये लागू हुआ, ये काम करना शुरू किया। हालांकि इसका चार्टर जो है वो बन गया था जून के महीने में ही, लेकिन फाइनली इस पर साइन हुआ आपका 24 अक्टूबर और इस दिन से इसने काम करना शुरू किया। उससे भी पहले अगर चलिएगा तो ऐसा नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो ये बना है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस, ये जो बनाया गया है, तो ये जो इससे पहले भी बना था। जब पहला विश्व युद्ध जब ख़त्म हुआ था, तो उस समय 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला था और उस समय भी लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। और लेकिन वो लीग ऑफ नेशन सफल नहीं साबित हुआ, क्योंकि लीग ऑफ नेशन में जो 20 मेंबर थे, वो उनको कोई दिलचस्पी नहीं था सामूहिक चीज़ों में। उस समय पूरे तरह से सब लोग जो है, सब जब खासकर जो साम्राज्यवाद चरम पर था, और उस समय जो है यूरोप के जो देश थे जो जाग गए थे, उनका जागरण हुआ था। और उस समय वो अलग अलग देशों में, छोटे छोटे देशों में जाकर के अपना कॉलोनी स्थापित करते थे और वहाँ से वो इनकम करते थे, वहाँ से रिसोर्सेज ला करके अपना उद्योग धंधा में लगाते थे। तो बेसिकली वो अफ्रीकन देश में, यूरोपियन देश में, साउथ अमेरिकन देश में जाकर के वो अलग अलग कॉलोनी बसाते थे और उससे वो अर्न करते थे। तो यही आपाधापी का दौर उस समय पूरे विश्व में जारी था कि कौन सा राष्ट्र कितने ज़्यादा देशों को गुलाम बनाए और उसका सारा संसाधन को अपना हित में यूज करके और उससे अपना अर्न करे, अपने इकोनॉमी को बढ़ाए। तो इसी में सब लोग लगे हुए थे। लेकिन ये जो लगे हुए थे, इसी के चलते अलग अलग शक्तियाँ पैदा हो जा रही थी, क्योंकि सब लोग चाहता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देश पर कब्जा कर लें और उसके अर्थव्यवस्था को निचोड़ करके अपने हित में यूज करें। तो इसमें से यूरोप में ही बहुत सारे देश, जो खासकर जो एक्सिस पोल जो बन गया था, उसमें से आपका जर्मनी था, इटली था और जापान था। ये सब एक धड़े के देश थे जो कि वो एक हिसाब से सोचते थे और वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। लेकिन बाद में सब इंग्लैंड वगैरह, जो यूनाइटेड किंगडम था, ये सब मिल करके, अमेरिका तो उस समय तक नहीं उभरा था। पहला विश्व युद्ध के टाइम में अमेरिका उतना नहीं उसमें शामिल हुआ था, लेकिन उस समय इंग्लैंड का वर्चस्व था पूरे दुनिया में और उसी को काउंटर कर दे रहा था आपका जर्मनी।
और इटली। लेकिन फिर जो पहला विश्व युद्ध के बाद जो हुआ कि लोगों को लगा कि नहीं तो युद्ध हो गया, तो उसके बाद उन्होंने एक लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। लेकिन लीग ऑफ नेशन सफल नहीं साबित हुआ। 1920 के आसपास में लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, वो सफल साबित नहीं हुआ और अल्टीमेटली उसके बाद फिर उसकी परिणति हुई कि जो है कि फिर से वर्ल्ड वार 2 फिर से हो गया और 1939 से लेके 1944 तक जो है कि आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला। तो ये जो पहला विश्व युद्ध हुआ, उसका दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो इसके चलते दुनिया में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। बहुत सारे जो शक्ति के केंद्र हुआ करते थे वो बिल्कुल चेंज हो गए। और इसी दरमियान जो है जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जर्मनी को जो हार मिली थी, तो उसके बाद उसको बिल्कुल ही उसमें जो वर्षा का संधि जो हुआ था तो उसमें बहुत ज़्यादा उसको अपमानित कर दिया गया था और उसमें बहुत सारा ऐसा उसको लिखवा लिया गया था कि वो जो भी उसका अपना देश में भी जो शासन करने के लिए उसको दिक्कत होने लगा था। तो इसीलिए वहाँ पर जो है कि फिर से एक चरम राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है, जहाँ पर कि हिटलर जन्म लेता है और हिटलर का उदय होता है और ये अल्टीमेटली फिर से वो सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण बनता है। पहले विश्व युद्ध में 2 करोड़ के लोग आसपास में लोग मरे, दूसरे विश्व युद्ध में भी करीब करीब 7 करोड़ से ज़्यादा लोग मरे। और ये वो दौर था जबकि उस समय पैंडेमिक भी आया था 1918 के आसपास में। तो ये बिल्कुल पूरी दुनिया बिल्कुल तबाह थी और मंदी भी उस समय भी घटना घटा, मंदी भी हुआ। तो उसकी वजह से भी ये मतलब लीग ऑफ नेशन जो है ठीक ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया। तो उसकी परिणति हुई कि फिर वर्ल्ड वार 2 घटना घटा और वर्ल्ड वार 2 घटना घटा तब लोग ये आखिर तब उसके बाद फिर अमेरिका का एंट्री उसमें होता है। और अमेरिका तो वर्ल्ड वार 2 में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन पर्ल हार्बर की जो घटना घटी जिसमें जापान ने उसके पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया, तो उसके चलते जो है कि फिर अमेरिका उसमें शामिल हुआ और फिर अमेरिका इसमें दिलचस्पी लेने लगा। और तब जा कर के सबसे पहले जो आपका रूजवेल्ट थे उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया जाना चाहिए। तो ये जो वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन का जो कंसेप्ट आया वो रूजवेल्ट के बयान से ही आया था, सबसे पहले उन्होंने ही कहा था। 1942 की बात थी, लेकिन उस पर लोग उसके बाद चर्चाएं होती रहीं, बहुत जगह लोग बैठे मिले, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुआ, उसी दरमियान में लंदन में भी लोग मिले। तो फिर अल्टीमेटली होते होते फिर जो है कि फाइनली जो है 50 लोग मिलकर के 51 लोग मिले थे, 51 देश मिलकर के हुआ कि भाई एक बनाया जाए यूनाइटेड नेशन। तो उस समय जो है कि 51 देश को साइन करना था, लेकिन पोलैंड जो है वो अंतिम में किसी कारण से उसमें वहाँ चुनाव होने वाला था, इसलिए वो उसमें शामिल नहीं हो पाया था। तो इसके चलते जो है कि वो बाद में उसको साइन किया और जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो शामिल 5 देश थे जिनको वीटो का पावर मिला हुआ है, वो उनका भी उसमें सैंक्शन हुआ, उसमें उनका भी सहमति हुआ। तब जाकर के यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 से अस्तित्व में आया। हालांकि उससे पहले भी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही थी। 1800 के ही अंत में 1800 से 1900 यानी कि 19वीं शताब्दी के का जो अंतिम दशक था, अंतिम 2-3 दशक में ही आपका जो है कि और भी संस्थाएं जो हैं काम करने लगी थी। जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO, वो बहुत पहले से ही काम करने लगा था। और भी संस्थाएं थी जैसे पोस्टल यूनियन जो थी वो भी बहुत पहले से काम कर रहा था, जो एक दूसरे देश में कैसे डाक व्यवस्था था, संचार व्यवस्था था। तो बहुत सारा 2-3 जो उपक्रम था वो पहले से भी काम कर रहा था, लेकिन बाद में जो है कि जब यूनाइटेड नेशन आया तो उसको भी टेक ओवर किया और उसको भी उसको इनडायरेक्टली उसको भी अपने ये में लिया। तो फिर जो है कि पूरी दुनिया का एक कानून और बनाने के लिए लोग बैठे और फिर अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएं हुई। तो शुरू में जो यूनाइटेड नेशन बना था तो बेसिकली इसके 6 अंग थे जो शुरू से ही हैं इसमें। वो अंग हैं कि पहला है आपका जनरल असेंबली है, जो कि 193 सदस्य आज के डेट में है। शुरू में तो जब शुरू हुआ था तो 51 देश थे, लेकिन आज के डेट में 193 देश हैं इसमें। और सबसे आखिरी देश जो इसमें जुड़ा है वो 2011 ईस्वी में जुड़ा है, वो साउथ सूडान को इन्होंने मान्यता दिया है। तो टोटल 193 कंट्री है इसमें, और जो है कि जो साउथ सूडान जो अफ्रीकन देश है तो वो उसमें जुड़ा है। तो वो
अभी तो 193 है। तो इसमें जो अगर आप देखिएगा कि इसमें जो कौन कौन जो मेन अंग हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो आपको एक तो सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें कि 5 देश सदस्य हैं और इन्हीं को वीटो का पावर है। ये बिना इनकी मर्जी के कुछ नहीं हो सकता। हालांकि ये अलोकतांत्रिक स्टेप है। अब पूरी दुनिया में ये लोग मान रहे हैं कि नहीं, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल वाला है ये अलोकतांत्रिक चीज़ है, खासकर वीटो का जो पावर है, तो ये चेंज होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे और लोकतांत्रिक होगा यूनाइटेड नेशन, तो फिर निश्चित रूप से इसमें भी सुधार आएगा। तो सिक्योरिटी काउंसिल में जो है जिनको कि वीटो का पावर है, तो वो जो देश हैं यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं, यूएसए हैं, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है उसमें, चीन है उसमें और रसिया है। तो ये जो 5 देश हैं इन्हीं को वीटो का पावर मिला है। बाकी जो जनरल असेंबली है उसमें तो सारे लोग शामिल हैं। तो एक तो जनरल असेंबली हो गया, और इसको वर्ल्ड का पार्लियामेंट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सब देश के सदस्य बैठते हैं। साल में एक बार इसका बैठक होता है, और साल में जब एक बार बैठक होता है तो उसमें सितंबर के महीने में उस समय हर देश को के एक लीडर को वहाँ का नेता चुना जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है। तो इसी ढंग से ये चलता रहता है। उसके बाद जो है कि एक तो डे टू डे लाइफ का जो एक्टिविटी है यूनाइटेड नेशंस का, उसको चलाने के लिए एक आपका सेक्रेटेरिएट है, और सेक्रेटेरिएट के ही जो सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं वो अभी बुतरस जो ये अभी जो हैं एंटोनियो जो है कि आपका पुर्तगाल के हैं, एंटोनियो गुटेरेस जो है कि पुर्तगाल के, ये पहले भी यूनाइटेड नेशंस के में काम कर चुके हैं, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो यही अभी 2017 से जनवरी से बने हुए हैं और ये रहेंगे 5 साल तक। तो ये जो है कि अभी आप जब देखिएगा तो टोटल जो 6 ऑर्गन है इसका, जो प्रिंसिपल ऑर्गन है, तो एक तो हो गया आपका सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरा हो गया आपका जनरल असेंबली, और जिसके कि सब लोग देश मेंबर होते हैं और साल में एक बार बैठक होता है उसका, और वो लोग अपना नेता चुनते। फिर उसके बाद तीसरा हो गया आपका सेक्रेटेरिएट, चौथा हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका कि हेग में है, नीदरलैंड में, तो वहाँ पर है ये। और इसमें अभी भारत के भी एक जज हैं इसमें भी, और टोटल 9 साल के लिए जज बनते हैं इसमें। तो भारत के भी इसमें एक जज हैं अभी फ़िलहाल। तो ये तो टोटल 4 ये हो गया। और इसमें एक जो है आपका वो कि अभी उतना एक्टिव नहीं है, वो बनाया गया था ट्रस्टीशिप काउंसिल जो था, वो ट्रस्टीशिप काउंसिल का रोल ख़त्म हो गया क्योंकि उस समय जो कॉलोनाइजेशन था, तो अलग अलग जो यूरोप के जो देश होते थे, फ्रांस होते थे, यूएस होते थे, ये आपका यूके होते थे, जर्मनी होते थे, ये सब जो जहाँ जहाँ अपना कॉलोनी बनाया था, तो उसकी आज़ादी का जो चलन चल पड़ा था कि हर देश को कोई उपनिवेश बना के नहीं रख सकता है, तो उसको कैसे पावर ट्रांसफ़र हो, तो इसके लिए जो बनाया गया था ट्रस्टीशिप काउंसिल, तो उसका काम लगभग ख़त्म हो चुका है, तो वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। और एक और काउंसिल है, उसको हम लोग कहते यूनाइटेड नेशंस का एक जो है कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, तो इकोसोक, वो जो है वो भी, ये सब का सब जो है आपका खाली अगर वो सोच लीजिए तो आपका जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वही एगो हेग में है नीदरलैंड में। तो आप जो ये देख रहे हैं तो हेग नीदरलैंड में है, तो आपका यहाँ पर यूरोप का यूरोपियन कंट्री यहीं पर उसका ये है। बाकी सारा जो है मुख्यालय जो डील होता है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और यहीं पर जो है आपका न्यूयॉर्क सिटी है, और न्यूयॉर्क सिटी से ही ये सारा चीज़ आपका डील होता है। तो आप जो ये देख रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी है, और भारत जो है कि इधर पड़ता है। तो यहीं से जो है कि पूरा ये मैनहट्टन बोलते हैं, वहीं से जो है कि पूरा देश पर शासन किया जाता है, लोग मिल के बैठ के विचार करते हैं। अभी भी इसका जो टोटल बजट है यूएन का, उसका 1/5 बजट जो है अकेले अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। तो इसीलिए अमेरिका ज़्यादा इसमें देता है, और इसमें देने में उसका प्रेस्टीज भी है क्योंकि वो वर्ल्ड का लीडर है। अभी तो मोनोपोली है। वर्ल्ड वार 2 के बाद भी जो आप देखिएगा तो विश्व में 2 प्रकार का ध्रुवीकरण हुआ था, एक जिसमें सोवियत संघ था, एक में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था। तो उस समय जो चला तो बिल्कुल ही 2 देश में कम्युनिस्ट और पूंजीवाद ऐसे करके चला, लेकिन 1991 के बाद जब सोवियत रसिया का जो विघटन हुआ, तो उस समय गोरबाचोव के टाइम में जो सोवियत संघ टूटा, और उसके बाद सब देश अलग अलग हो गए, बाल्कन प्रदेश अलग हो गए, फिर आपका जितना भी यूक्रेन उससे अलग निकल गया, और फिर रसिया अलग हो गया।
तो उसके बाद जो ये हुआ, विश्व जो है एक ध्रुवीय विश्व बन गया और सारे में जो है कि अमेरिका का ही फिर बढ़ गया। तो यानी कि जैसे जैसे जो है कि ज़्यादा दुनिया जो है हर वर्ल्ड वार के बाद पोलराइजेशन चेंज हुआ है। अभी का जो हालत है वो आप देखिएगा, कोविड के टाइम में तो पूरी दुनिया, चाइना एक अलग पोल पर खड़ा नज़र आ रहा है और दूसरे पोल पर जो है आपका ये अमेरिका नज़र आ रहा है। तो ऐसे करके लोगों को समय के अनुसार लोग बदलते रहते हैं और उसमें नई नई शक्तियाँ आगे बढ़ते रहती हैं। तो यूनाइटेड नेशंस का जो मेन काम है ऐसे केसेस में बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे केसेस में जब जहाँ भी दो पोल होगा तो वहाँ पर झगड़ा शुरू होगा, और झगड़ा शुरू होगा तो फिर ये विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा, मानवता के लिए खतरा हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी को तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो है कि पूरा पृथ्वी तो फिर भी रहेगा, कितने एक्सटेंशन हो चुके हैं पृथ्वी पर, लेकिन निश्चित रूप से जो है कि पृथ्वी पर अंतर नहीं भी पड़े तो मानव सभ्यता जो है तो बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए कि भाई लोगों में शांति रहे, सौहार्द रहे, कोऑपरेशन रहे, एक दूसरे से लोग सीखें, समझें, और तो तभी मानवता आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए ये संस्था बनाया गया था। तो जैसा हमने बताया कि इसका जो 6 अंग है और इसका सबका मुख्यालय आपका ज़्यादातर का न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसके साथ साथ इसका सहयोगी बहुत सारे एसोसिएटेड अंग हैं इसका, उसके बारे में भी जानना चाहिए। और साथ ही साथ इसके बहुत सारे फंड और प्रोग्राम हैं यूनाइटेड नेशंस के, जो कि अलग अलग विषयों को डील करता है। तो वो भी चीज़ जो है कि जानना चाहिए, जैसे कि आपका यूनेस्को हुआ, तो और बहुत सारे एसोसिएटेड एजेंसीज़ हैं जो अलग काम करती हैं, तो वो भी इसी के साथ मिलजुल करके काम करती हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि टोक्यो में यूनाइटेड नेशंस का एक विश्वविद्यालय भी है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी बोला जाता है उसको। और ये जो यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी जो है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी टोक्यो में है। तो ये अपना विश्व शांति के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम चलाता है, डिग्री देता है, कैसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़े उस पर ये अपना काम करता है। तो ये आपका टोक्यो में है। उसी ढंग से और भी इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है यूनाइटेड नेशंस का अलग से। तो अलग अलग देशों में इसका मुख्यालय रहता है बहुत सारा। जैसे कि आप देखिएगा तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है, फ्रांस में है ना। तो फिर आपका और यूनाइटेड नेशंस का अलग अलग सहयोगी बहुत सारा ये है जो कि सहयोगी संस्था के रूप में काम करता है। तो वो जो है कि जैसे कि आपका बहुत सारा संस्था बाद में बना, जैसे 1948 में ही बन गया यूनाइटेड नेशंस, लेकिन जैसे आपका WHO है, तो WHO जो है 7 अप्रैल 1948 से अस्तित्व में आया। तो ये सब का मुख्यालय जो है आपका स्विट्जरलैंड में फिर पड़ता है। तो ये तो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो गया, ये इसका UN का जो मेन हेड ऑफिस है। और उसके बाद जो है कि आप देखिएगा तो फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका बाकी जो है कि सारा यहाँ पर जो स्विट्जरलैंड है, तो इसी में जो है कि आपका ये आपका मुख्यालय है। तो आप जो देख रहे हैं ना, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो यूरोप है, यहीं पर जो है इसका मुख्यालय है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका इंडिया हो गया और इधर हो गया आपका यहीं पर न्यूयॉर्क सिटी है, तो यहीं पर उसका मुख्यालय है। तो आप इसमें जो आप देखिएगा तो अलग अलग जो भी इसका एसोसिएटेड संस्था है उसका अलग अलग जगहों पर मुख्यालय है। जैसे आप वर्ल्ड बैंक और IMF का बात कीजिएगा तो ये दोनों जो है आपका वाशिंगटन DC में पड़ता है। तो वाशिंगटन DC भी यूनाइटेड स्टेट्स में ही है, वो राजधानी है। और जो है कि आपका न्यूयॉर्क समझिए तो वर्ल्ड का राजधानी है। आप अगर कह सकते कि वर्ल्ड की राजधानी कहाँ है तो न्यूयॉर्क में है, और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। और वाशिंगटन DC में ही जो है कि आपका देखिए यहाँ पर ये वाशिंगटन DC है, ये वाशिंगटन DC है आप देख सकते हैं, और यहाँ पर न्यूयॉर्क है। तो ये जो वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक और आपका ये IMF दोनों का मुख्यालय है। तो ये सब जो है सहयोगी संस्थाएं हैं और सब मिलजुल के काम करती हैं। यूनाइटेड नेशंस का अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फंड भी है, प्रोग्राम भी है। अभी वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो है जिसको कि नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया 2020 का, वो भी जो है कि आपका जो आपका वो आपका रोम इटली में पड़ता है। तो जो आपका फूड वाला जो है वो रोम इटली में पड़ता है। तो आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम उसी ढंग से बहुत सारा ये ऐड भी चलाता है, बहुत सारा फंड चलाता है। जैसे यूनाइटेड नेशन आपका पॉपुलेशन फंड हुआ, तो इसी प्रकार से सबका अलग अलग जगह मुख्यालय पड़ता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों का मुख्यालय आप देखिएगा तो
ये आपको स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, बहुत सारे और अफ्रीकन कंट्रीज़ में नैरोबी में खासकर जो है ये इसका जो इकोलॉजिकल जो ये है आपका वो आपका नैरोबी आपका इधर जो देखिएगा तो नैरोबी में ये पड़ता है। तो यूनाइटेड नेशन जो है कि आपका इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, तो ये जो मुख्यालय है उसके ढंग से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम UNDP जो कि सतत विकास जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि अभी चल रहा है 2015 तक का अलग था, 2015 से फिर 2020 का फिर अलग से चल रहा है। तो सतत विकास का गोल, सतत विकास गोल का क्या अर्थ होता है कि मतलब हमको ये देखना है कि हम भी जी लें और हमारा आने वाला प्रोजनी भी जी ले इस धरती पर। तो संसाधन को हम लोग इस ढंग से प्रयोग करें कि हम भी जी ले और आने वाला संतति भी जी ले, तो इस ढंग से ये करना है। लेकिन अभी आप देखिएगा तो अमेरिका में जो कार्बन उत्सर्जन होता है वो भारत के कंपेरिजन में 8 गुना ज़्यादा है। तो आप देखिएगा तो वो लोग हम लोग को कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि जो गरीब कंट्रीज़ हैं वहाँ से ज़्यादा पॉल्यूशन होता नहीं, पॉल्यूशन ज़्यादा ये US और ये सब जो बड़े बड़े देश हैं जो विकसित देश कहे जाते हैं तो वो लोग ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं धरती पर और उसके चलते ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तो जबकि अभी भी अमेरिका जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर है। तो अब जैसे क्योटो प्रोटोकॉल जो पर्यावरण के लिए बनाया गया था, अब इस ढंग से अगर वो बाहर रहेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपका जो सतत विकास का जो गोल है यूनाइटेड नेशंस का जो कहता है कि 2020 तक जो है 2030 तक धरती से सारे हंगर को ख़त्म कर देना है, 2030 तक सारे गरीबी को ख़त्म कर देना है। तो ये तभी हो पाएगा जब यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से एकजुट होकर के काम करे, तभी हो सकता है। तो इतना तो तय है कि जब लीग ऑफ नेशन बना था तो वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सका था, लेकिन यूनाइटेड नेशंस जो ये बना है तो ये निश्चित रूप से ये काम अच्छा कर रहा है और ये मिलजुल करके जो है कि पूरे देश को पूरी दुनिया को जोड़ रहा है, एक सूत्र में जोड़ रहा है। तो आज जो यूनाइटेड डे मनाया जाता है तो इसमें किया क्या जाता है कि वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े सब देशों में का कुछ खास इमारतों में को ब्लू रोशनी से नहा दिया जाता है और वहाँ पर जो है कि सेलिब्रेशन होता है। इस बार का खास है थोड़ा क्योंकि 75 साल पूरे हो गए हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो 1945 से लेकर के अभी 2020 तो 75 साल पूरे हो गए। लेकिन चूँकि पैंडेमिक चल रहा है अभी पूरे देश में, पूरे विश्व में, इसीलिए इस बार जो प्रोग्राम है वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम चलाया गया और आपका जो है कि ये जो चलाया गया और GA हॉल बोलते हैं 22 अक्टूबर 2020 को ही वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम चलाया गया था उसमें। और इन्होंने एक अलग से इसका वीडियो भी बनाया है, तो इसका एक सॉन्ग है जो आप सुन सकते हैं। तो ये जो है कि ये उसका थीम सॉन्ग है। The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime have brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women, and of nations large and small, and to promote social progress and better standards of life in larger freedom. ये जो म्यूजिक है इसको अमेरिकन कंपोजर आरोन कॉपलैंड ने दिया है। और ये सुन सकते इंडियन डे जो कंसर्ट हुआ था तो इसको भी देख सकते। और इसी ढंग से United Nations Day, I reinforce my appeal for a global ceasefire
so we can devote all our energies to fighting COVID-19. कोविड-19 पर ही ये जो ये है। Climate catastrophe, uphold the equality of women and men, and pay. तो जैसा आपने सुना कि ये दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस का, और सब लोग जुटते हैं और मिलकर के सोचते हैं, विचारते हैं कि आखिर मानव सभ्यता को बचाने में कितना कारगर हुआ। कुछ और मुद्दों पर हम बात करते हैं, जैसे अभी जो पेंडेमिक हुआ, अब तो पूरी दुनिया एक हो गई, लेकिन इसमें WHO की बहुत निंदा की गई, सब तरफ से निंदा हुआ। अमेरिका ने कहा कि भाई चाइना को प्रमोट किया गया, और चाइना ने ही जो अभी के ये हैं WHO के, उनको चाइना को रोका नहीं गया, वहाँ पर वो लोग ठीक से कंट्रोल नहीं किया। अगर कंट्रोल कर लेता तो पूरे संसार में नहीं फैलता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा तो इसको सोचने बैठिएगा तो इसका ड्रॉबैक ये है कि पूंजीवादी व्यवस्था ने इसको पूरे हाईजैक कर लिया है सिस्टम को। क्यों कर लिया है? क्योंकि इस धरती पर 1 अरब लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम जो है वो $100 प्रतिदिन से ज़्यादा है। अब मंथली इनकम अगर जोड़िएगा इंडियन करेंसी में 2.5 लाख प्रति महीना ज़्यादा है। वो सारे नीति को अपने हिसाब से गाइड करते हैं, और इस ढंग से वो दूसरी विचारधारा को पनपने नहीं देना चाहते। अभी आप देखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये हालत है कि जो ट्रंप हैं, ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि मास्क नहीं लगाना चाहिए, डिस्टेंसिंग, इसके खिलाफ वो बोलते रहते हैं हमेशा, लेकिन उनको दबा दिया जाता है। उन्होंने अभी हाल में ही कहा था कि फॉसी जो हैं वहाँ के, वो फॉसी ने बहुत सारा गड़बड़ काम किया, और वो ज़बरदस्ती जो है मास्क बिकवाने के लिए, वैक्सीन बिकवाने के लिए एक झूठा बीमारी का साजिश रचा गया। तो आप देखिएगा कि बहुत जगह जो है कि इस प्रकार से, चूँकि जो इकोनॉमी रोक दिया गया, लॉकडाउन कर दिया गया, तो इसकी वजह से जो गरीब मरे हैं। तो आप देखिएगा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्शन में 2025 के बाद ग्राफ को नीचे कर दिया है। इसका मतलब पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक साजिश हो रहा है कि जो लोग, जो नीचे वाले आदमी हैं, जो कि अनफिट हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाए धरती से, ताकि जो है 2025 के बाद आबादी के ग्राफ को नीचे लाया जाए। अगर इसी ढंग से आबादी बढ़ते रहेगा तो सन 2100 तक जो है 11 अरब क्रॉस कर जाने वाला था। लेकिन अब जो ये किया है तो निश्चित रूप से जो है कि आपको उसमें जो है कि आपको 7 किलो का टारगेट है कि 9 अरब के नीचे रखना है जनसंख्या 2100 तक। तो ये जो है कि ये है, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो लोकतांत्रिक मूल्य का ये हुआ है। एक देश की हम चर्चा करना चाहेंगे, अभी बहुत मौजू हो जाता है उसकी कल चर्चा करना। ये जो अफ्रीका महादेश आप देख रहे हैं, इस अफ्रीका महादेश में एक बहुत अच्छा देश है, उसका नाम है तंजानिया। यहाँ पर है आपका तंजानिया। तंजानिया देश जो है, ये देख लीजिए, ये तंजानिया देश है। तंजानिया देश का क्या खासियत है? अब तंजानिया देश के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया, जब कोविड आया था उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कोरोना किट से उन्होंने बहुत सारे जानवर का जांच करवाया, गाय का, बकरी का, वो ऊँट का, बहुत सारा चीज़ का, और इवन फल सब्जी ये सब का भी जांच कराया। देखा कि उसमें भी पॉजिटिव आ रहा है। तब वो समझ गया कि ये किट बेचने का साजिश है, ये दवा बेचने का साजिश है। मरता है हार्ट अटैक से, बोलता है कोरोना, मरता है कैंसर से, बोलता है कोरोना। एक फर्जी बीमारी और फर्जी इलाज ऐसे किया गया। जब देखिएगा WHO का जो लिस्ट डेथ ऑफ कॉज ऑफ डेथ रहता है, तो प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ, सेकेंडरी कॉज ऑफ डेथ, तो जानबूझ करके उसमें कोविड भरवाया जाता है, जो है कि ताकि उस प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ को जो वहाँ पर कोविड भरवाया जाता है, ताकि लोग जो है कि कोविड के चलते एक फैलाया जाए, ताकि लोग इसको बेचें। क्योंकि आप देखिएगा कि बहुत सारा ऐसा आपको मिल जाएगा जिसमें ऐसा एविडेंस है कि पूरी दुनिया में इस साजिश के तहत ऐसा चलाया जा रहा है कि आप देखिएगा कि जो यहाँ पर भी विरोध हो रहा है उसको जानबूझ करके जो है कि मीडिया को खरीद करके उसको इस बात को झूठा साबित करवाया जा रहा है। आखिर अगर ये बीमारी गंभीर है तो आप किसी को शौक थोड़ी है मरने का, आप उसको बोल दिए कि आप मास्क लगाओ, लेकिन ये ज़बरदस्ती क्यों करना, ज़बरदस्ती क्यों करना? और आप देख रहे हैं कि आप कहाँ रोक पा रहे हैं। और अगर आप छोड़ देते तो जो है कि करीब करीब 1 से 2 महीने में पूरे में फैल जाता, आराम से हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो जाता। लेकिन आपने ऐसा कर करके न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस धरती पर प्रतिदिन 1.5 लाख लोग रोज मरते हैं। भारत में प्रतिदिन
करीब करीब 22,000 लोग रोज़ मरते हैं। अमेरिका में प्रतिदिन 7,500 लोग रोज़ मरते हैं। तो उतना तो ऐसे भी मरेगा। लेकिन आज के ज़माने में आपने क्या किया कि चारों तरफ से मीडिया से वही माहौल बना करके आप देखिएगा कि रात दिन आपको दिखाया जाएगा कि वो लाश का दृश्य दिखाया जाएगा कि देखिए इतने लोग को गाड़ा जा रहा है, इतने लोग को ये जा रहा है। अब रात दिन वही दिखाइएगा तो आपके दिमाग में एक सीन क्रिएट हो जाएगा और उसके वजह से जो है कि आप ये मानने लगिएगा कि सही में ये चीज़ है और ये पैंडेमिक क्रिएटेड होता है। और ये पैंडेमिक क्रिएट कौन किया? ये टॉप 10 जो वर्ल्ड का अमीर है, जो यही जो पूरे चीज़ को चला रहा है, सारे संस्था पर इसका कब्जा है। तो उन्होंने पैंडेमिक घोषित कर दिया सिंपल सर्दी बुखार को, और जब पैंडेमिक घोषित कर दिया तो सब देश के सरकार को ऐसा किया कि देखो तुम अपनी जनता को कंट्रोल कर सकते, ये बहुत अच्छा मौका है, तुम इसको लागू कर दो और ताकि तुम इस पर जितना भी खर्च करोगे कोई हिसाब किताब नहीं देना। और अभी देखिएगा एक और हर देश अपने पड़ोसी से लड़ रहा, तो ये जानबूझ करके ऐसा है ताकि जनता का ध्यान मेन मुद्दे से हटाया जा सके और गरीब को मार भी दिया जाए और उसका डाटा भी नहीं निकाला जाए। तो ये जो साजिश किया गया पूंजीवादी व्यवस्था के दौरान, 1 अरब आदमी जिसका इनकम 2.5 लाख प्रति महीना से ज़्यादा है, वो एक साजिश के तहत जो है कि ये 6.5 अरब आदमी को जो है अपने जो है कि कंट्रोल करके रखना चाहता है। कहीं न कहीं जो बात ये है और उसके चलते जो है कि आपको ये आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है कि पूरा जो इसमें जितने भी लोग हैं वो सब उसमें शामिल हैं। और इतना बड़ा ये है कि एक राष्ट्रपति भी इसको चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाता है। बार बार आप उसका स्टेटमेंट देखिएगा। अभी जो उनको कोरोना हुआ ट्रंप को, तो वो 1 से 2 दिन के अंदर जो अस्पताल छोड़ करके प्रचार करने के लिए गए, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है। तो आप देखिएगा कि कहीं न कहीं वो भी प्रेशर फील कर रहे हैं कि वो जो है जो इतने बड़ा जो साजिश है तो उसको वो तोड़ नहीं पा रहे। चक्रव्यूह को एक ट्रम्प जैसा आदमी भी नहीं तोड़ पा रहा है। सोचिए कितना बड़ा साजिश है। और जब से ये कोरोना का पीरियड शुरू हुआ, उससे आप देखिएगा कि 6-7 महीना पहले का रिकॉर्डिंग देखिएगा तो बिल गेट्स जैसे लोग ओपनली स्टेटमेंट जारी करते थे कि लोगों एक बहुत बड़ा पेंडेमिक आने वाला है। उनको कैसे पता चल गया कि पेंडेमिक आने वाला है? तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा साजिश है। तो पूरी दुनिया जो है कि आज एक पूंजीवाद, नए प्रकार के पूंजीवाद के गिरफ्त में आ गया है। और जहाँ पर कि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो बड़े बड़े जो लोग हैं, वो सारे पूंजी को कब्जा कर लेना चाहते हैं। एन के एन प्रकार जो है कि आपकी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना चाहते हैं और वो वहीं बैठे बैठे आपको कंट्रोल कर ले रहे हैं। तो हम ये जो ऐसा विश्व बन गया है और इसमें कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोई ट्रंप और कोई मोदी जैसे लोग नहीं हैं, इसमें कंट्रोलिंग अथॉरिटी है टॉप 10 अमीर। इस पूरे क्राइसिस में क्या हुआ? भारत में जो एक अमीर हुआ करते थे अंबानी, वो पूरे विश्व के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। वो उससे पहले नहीं थे, ये कोरोना से पहले वो 7वें अमीर नहीं थे, लेकिन इस टाइम बन गए क्योंकि बाकी लोगों का जो पैसा फ्लो हो रहा था वो वहाँ न जाकर के बड़ी मछली जो है कि उसको सबको खा गया। तो ये जो साजिश है, जिसमें किसी न किसी तरीके से जो गुलाम बना लेने का जो साजिश है, जो है कि गरीब जनता को 2 अरब आदमी जो है इस धरती पर वो $1 प्रतिदिन से कम कमाता है। तो आप जो ये कहते हैं कि उसको हम ख़त्म कर देंगे 2030 तक, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। आप इस ढंग से तो ख़त्म जब कीजिएगा कि इनविजिबल, इसमें तो लोग पता ही नहीं चलेगा कि वो मर जाएगा, क्योंकि कोरोना के काल में कितने लोग मरे क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल पाया। सब चीज़ कोविड कर दिया गया और इस प्रकार से बिल्कुल ही। लेकिन ऐसे केसेस में ये जो देश है आपका तंजानिया, जिसके बारे में कह रहे थे, इन्होंने क्या किया, इनके राष्ट्रपति को जब देखा, जब उनको लगा कि अरे ये तो आपका गाय, बकरी, भेड़ सब में पॉजिटिव आ रहा है, मई के महीने के बाद वो आंकड़ा कोविड के बीमारी के बारे में चर्चा करना उस देश में पाबंदी लगा दिया। कोविड का कोई आंकड़ा नहीं जारी करता। वो सीधे बोलता है कि जो किसी को निमोनिया है, वो खांसी है तो निमोनिया बोलो, बुखार है तो बुखार बोलो, उसको कोविड मत बोलो। सारे उनके देश में मास्क की बिक्री पर पाबंदी लग गया। तंजानिया में कोई भी आदमी मास्क के बारे में चर्चा नहीं कर सकता, कोरोना के बारे में चर्चा नहीं कर सकता। आज देखिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं, आराम से लोग रह रहा है। तो ये जो जानबूझ करके जो मीडिया आप देखिएगा रोज डराना शुरू करेगा कि अरे डरना है, फिर वेव आने वाला है। तो इस प्रकार से जो है कि ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो यूनाइटेड नेशन जो हमारा है, इस पूरी पृथ्वी पर 1 अरब आदमी का कब्जा है। और ये जो 1 अरब आदमी है,
ये 6 अरब 80 करोड़ लोगों को अपना बपौती समझना चाहता है और ये पूरे ग्लोब को नचा देने का ताकत रखता है। इसमें सारे देश की सीमाएं बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब सारा विश्व में जो है एक एक लीडर है और वो लीडर जो है, अगर वो लीडर सही रहा तो तंजानिया जैसा देश जो है कि बिल्कुल स्वतंत्रता दिया, नहीं तो आज के देश में मानवाधिकार खत्म कर दिया। अब सोचिए वैक्सीन आप कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छी तरीके से पता है ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन में अरबों खरबों का व्यापार होगा और ये वैक्सीन तो प्रकृति फ्री में बांट रहा था, नेचुरल इम्यूनाइजेशन आपको हो जाता, लेकिन आज के डेट में आपको ये बेचा जाएगा और उस वैक्सीन को बेचने के दरमियान कितना पॉलिसी साइन होगा और देश को गुलाम बनाया जाएगा। तो ये चीज़ होने वाला है। और जो है कि सरकारें जो है, लोग तो पहले भी मना करते थे। आप देखिएगा यदि आंकड़ा, तो वो जानबूझ के वो आंकड़ा छुपाया गया कि टीबी से लोग कितने मरते हैं, कितने से जो है कि और भी कैंसर से कितने लोग मरते हैं। तो ये सब आंकड़ा जो रोज़ रोज़ मर रहे थे लोग, उसका आंकड़ा दबा दिया गया और हर बीमारी को जो एन केन प्रकारेण कोरोना पर कर दिया गया। इलाज उसका होना चाहिए जो कोविड है, इलाज होना चाहिए जिसको खांसी भयंकर होने लगा, जिसको भयंकर दमा होने लगा, जिसको भयंकर बुखार ठीक ही नहीं हो रहा, उसका इलाज होना चाहिए। और ये बीमारी क्यों होता? क्योंकि अक्सर लोग चीनी खाता और मेहनत कम करता है। क्यों यूएस में ज़्यादा लोग मरे, क्यों इटली में ज़्यादा लोग मरे? क्योंकि वो लोग का ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे भी डेथ रेट कम होगा, उन लोग का डेथ रेट ज़्यादा है, हम लोग का डेथ रेट कम है, तो वैसे भी उसी के अनुसार से मौत हुआ है। लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, रात दिन दिखाया गया कि देखो एक कब्रगाह है, कब्रगाह में जगह नहीं मिल रहा है दफनाने के लिए। रात दिन आपको वही न्यूज़, रात दिन वही न्यूज़। तो एक झूठ को 1000 बार बोलो तो सच हो जाता। तो वही चीज़ आपको जो है कि अभी मीडिया जो है कि, तो इसका खलनायक कौन है? इसका खलनायक है बिल गेट्स, इसका खलनायक है जो टॉप 10 अमीर, इसका खलनायक है डॉक्टर फॉसी। तो ये इस प्रकार के जो लोग हैं, ये सब जो मिलकर साजिश रचे हैं, तो ऐसे केसेस में ये जो सारे संस्था जो है कि सब कब्जे में आ गया। ये सारा का सारा पूरा ग्लोब जो है 10 अमीरों के कब्जे में है और इनका जो वहसीपना है, यही वहसीपना में सारा देश जो है कि सारा विश्व जो है न जाने कितने लोगों को खो दिया। और हम लोग को कहा जाता है कि तुम्हारा जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए तुम ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हो, लेकिन कार्बन उत्सर्जन जो है ज़्यादा मात्रा में अमेरिका में होता है। 10 गुना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन भारत के कंपेरिजन में वो करता है, तो पूरे संसार को तो वो खराब कर रहा है। तो इसीलिए मित्रों, आज जो यूनाइटेड नेशन डे है, इसमें कहीं न कहीं इस बात को समझना होगा कि अब जो इस दुनिया में 2 ही ध्रुव है, एक अमीर और एक गरीब। तो इसको जो अमीर है वो हर चीज़ को यूज करना चाहता है, सारा संसाधन को अपने कब्जे में करना चाहता है। तो कहीं न कहीं जो है कि लोगों को जागना होगा। यूनाइटेड नेशन डे पर ह्यूमैनिटी को, आखिर सबका बात रखिए। आप एक तरफा कैसे बोल दिए कि ये इसी ढंग से कंट्रोल होगा, लॉकडाउन से ही कंट्रोल होगा, ये मास्क लगाने से ही कंट्रोल होगा। आखिर तंजानिया क्या पूरा तंजानिया मर गया क्या? तंजानिया में तो पूरा मर जाना चाहिए था। तंजानिया में कोई लॉकडाउन नहीं है, तंजानिया में कोई मास्क पहनना बल्कि क्राइम है वहाँ पर तंजानिया में। आप पता कर लीजिए, 2005 अभी तक केवल 500 केस दिखला रहा है पूरे दुनिया को। पूरी दुनिया को कहता हमारे पास कोरोना नहीं है। कहाँ गया कोरोना? कोरोना तो है, लेकिन जो है कोरोना वायरस तो वैसे भी रहेगा, उसको कैसे ख़त्म कर दीजिएगा आप? कोरोना पॉजिटिव होना कोई बीमारी नहीं है। हाँ, आपको खांसी भयंकर है, आपको जो है कि बुखार ठीक है नहीं हो रहा, वो दिक्कत है। और वो इसलिए होता है क्योंकि हम जम के चीनी खाते, जम के कार्बोहाइड्रेट खाते और मेहनत बिल्कुल नहीं करते। खुले में शौच रोक दिया गया स्वच्छता के नाम पर। लेकिन अगर बीमारी गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता, नाली का पानी पीता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। किसी पालतू कुत्ते को नाली का पानी पिला दीजिए, बर्बाद हो जाएगा। तो दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है जो हम खोजे। ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना, कम से कम 15 मिनट भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना डायरेक्टली ताकि विटामिन डी तैयार हो, कम से कम 6 घंटे की भी गहरी नींद नहीं लेना। यही 5 कारण होता है कोई भी बीमारी होने को। तो इंसान अगर इसको दुरुस्त कर दे तो डॉक्टर का जरूरत 4 चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के साथ चश्मा बदलवाना हो। लेकिन आज आप देख लीजिए कि पूरी दुनिया में दाल का उत्पादन कम होता, चावल का उत्पादन ज़्यादा होता। लोग मेहनत करना छोड़ दिए, सारे में जो है कि मशीन आ गया, सब चीज़ मशीन से चलने लगा। स्वच्छता जो है सौंदर्य शास्त्र का विषय हो सकता है, लेकिन स्वच्छता कभी भी ये इसका विषय नहीं हो सकता। आप बोलिएगा कि सर देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया, लोग अब
पूरे विश्व में जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, पूरे विश्व में जो है कि वो बढ़ करके 73 साल पहुंच गया ऑन एन एवरेज। भारत में अभी 71 साल है, लेकिन पूरे विश्व में 73 साल है। कोई आदमी अगर बच्चा पैदा होता है तो ये माना जाता है कि वो 73 साल तक जिंदा रहेगा। और सबसे कम है आपका, ये देखिए आपका एक जो है कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ये ऐसा देश है जिसमें सबसे केवल 54 साल ही जिंदा रहता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे कम आपका इसी देश का है, अफ्रीका का इसी देश का है। तो आप देखिएगा तो ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लेकिन ओवरऑल पूरे दुनिया का अगर जोड़िएगा, हांगकांग का तो 100 साल, ये जो है कि आपका 88 साल है। तो अगर आप पूरे दुनिया का जोड़िएगा तो पूरे दुनिया का जो एवरेज है वो 71 साल है। तो ये क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने 70% जो है कि आपको ये समुद्र नजर आ रहा है जो ब्लू रंग का, ये सारे समुद्र में से 75% जीव को हमने मार दिया, 75% मछली खत्म हो गया। सब जगह जो है कि अभी ड्राई लैंड जो है पूरा बढ़ने लगा। ये अमेजन जो यहाँ पर आपको जो दक्षिण अमेरिका में पूरे के पूरे अमेजन का जंगल है, ये सब का सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और 1 मिनट में 60 फुटबॉल के मैदान के बराबर जंगल हम लोग काट रहे हैं। तो ये जो इतना काटते जा रहे हैं और लोगों को बसाते जा रहे हैं, और फिर भी ये हालत है कि इस धरती पर जो है कि करीब करीब 18 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बेघर हैं, उनको रहने के लिए छत नहीं है, बिल्कुल ही बेघर हैं। तो ऐसे लोग भी हैं धरती पर 18 करोड़। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इतना ज़्यादा मकान है, इतना ज़्यादा पूंजी जो है कि पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है, और इकोनॉमी का करीब करीब 70% आदमी जो है, 70% जो GDP है पूरे वर्ल्ड का, वो पूरे वर्ल्ड के 4 से 5% व्यक्ति के कब्जे पर है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 4-5% आबादी जो है पूरे विश्व को जो है नचा रहा है, और सारा संसाधन उसका संतोष होने का नाम नहीं है, वो सब का सब कब्जा किए जा रहा है। तो कहीं न कहीं तो यूनाइटेड नेशंस जो है आज की दुनिया में अगर कहिएगा तो ये पूंजीवादी व्यवस्था के कब्जे में है। ये पूंजीवादी व्यवस्था जो है उसको पूरी तरह से कब्जा किए हुए है। तो यूनाइटेड नेशन का जो ये डे है 24 अक्टूबर, हमें ये बताने का डे है कि हमें आज जागना होगा। तंजानिया जैसा मॉडल हमको भी लाना होगा, जहाँ पर कि वहाँ का राष्ट्रपति बोला कि नहीं, हम नहीं मानेंगे तुम्हारा बात, तुम पैंडेमिक करो, एंडेमिक करो, जो तुमको जो करना है करो, हमारे देश में कोरोना नहीं है। तो अभी कहाँ पूरा, तो ऐसे तो मर जाना चाहिए था। अगर वो तो बिल्कुल ही मास्क लगाना ही नहीं है, वहाँ पर मास्क का चर्चा ही नहीं करना है। आज के डेट में हकीकत है, गूगल में जाके पढ़ लीजिए आप। तो यदि वहाँ पर तो पूरा तंजानिया खत्म हो जाना चाहिए था, कहाँ खत्म हुआ? क्या पूरा वुहान खत्म हो गया? तो कहीं न कहीं आप जो मास्क लगा दिए हैं उससे क्या होगा? आपका जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है उसमें जो आपका जो सीलिया भगवान दिया था, जो मास्क दिया था, अब ज़्यादा मास्क लगाइएगा तो वो सीलिया डिजेनरेट करेगा। फिर एक ऐसा दुनिया में आप जीवन बिताइएगा कि जिसमें कि बिल्कुल ही जो है कि आप और भी कमज़ोर हो जाइएगा। हर चीज़ के लिए आपको वैक्सीन का जरूरत पड़ेगा। ये तो वैक्सीन फ्री में मिलता आपको जब नेचुरल इन्फेक्शन होता तो, लेकिन वैक्सीन तो आप 65 साल से ऊपर वाले को दे ही नहीं पाइएगा। तो वो लोग भी तो इंतजार कर रहा है कि हमको वैक्सीन मिले। तो कहीं न कहीं लोगों को ऐसा मूर्ख बनाया गया कि वैक्सीन नहीं, ये जादू है। तो आखिर सब जो कारोबार करने के चक्कर में ये पूरे विश्व को जो ग्लोब में बना दिया गया, घुमा दिया गया, कहाँ गया यूनाइटेड नेशन? तो हमें ये समझना होगा कि आज जो ये पैंडेमिक का जो झूठा प्रचार फैलाया गया, और दूसरी विचारधारा को उभरने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, दूसरी विचारधारा को उभरने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। तो अब तो ये बिल्कुल ही बेकार का बात है। काश कि ये तंजानिया जैसा दृष्टिकोण भारत को भी होता है। तंजानिया से सीखने का जरूरत है। तो और आप कहते हैं कि हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया, कहाँ बढ़ा? आपने उतने जीवों को मारा है तब जो आपको उम्र बढ़ा है। तो आप जो जब भी बायोडाइवर्सिटी जो है 75% बायोडाइवर्सिटी आपने ख़त्म कर दिया धरती से, बहुत सारे जीव अब धरती पर कभी नहीं आ पाएंगे। तो कभी एक जो इलाके से जो आपके हुआ करते थे, जो शेर हुआ करते थे, बाघ हुआ करते थे, अब तो हज़ारों में संख्या में सिमट के रह गया। तो आपको कहीं न कहीं ये समझना होगा कि इस प्रकार से जो हमने धरती को ख़राब किया है, तो इसको हम लोगों को ही सुधारना है। नहीं तो फिर जो है कि लोगों को जागना होगा। तो आपको सबसे पहले जो है कि जो हमारा अब ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगा, लेकिन जब हम वैक्सीन पर वीडियो बनाया तो यूट्यूब उसको हटा दिया, 6 घंटे के अंदर उसको हटा दिया। लेकिन अभी भी वो वीडियो जो है कि हमारे फेसबुक पर चल रहा है। तो कहीं न कहीं आप देखिएगा कि बहुत सारे लोगों का वीडियो जो है कि यूट्यूब हटाया, जिसमें कि हमने वैक्सीन का सच्चाई लोगों को बताया कि कोरोना क्या है, एक वैश्विक भ्रम है, ये मास यूफोरिया है। ये हमने वीडियो बनाया, वो अभी भी है, आप देख सकते हैं।
तो आखिर जो जानबूझ करके वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट आपको खिलाएगा और बिल्कुल चलने नहीं देगा, और आप जब बीमार पड़िएगा तो दवा भी बेचेगा। तो ये हालत हो गया है दुनिया में कि इन प्रकार और ज़्यादा कमा लो, और ज़्यादा कमा लो। जो टॉप 10 अमीर हैं उनका जो क्षुधा मिटने का नाम नहीं ले रहा। तो कहीं न कहीं उन विक्षुब्धों के चक्कर में पूरा ग्लोब बर्बाद हो रहा है। तो आज जो यूनाइटेड नेशन डे है, इसमें हमें ये प्रतिज्ञा लेना है कि हमको उन लोगों को मजबूत करना है, उन लोगों का चैनल बनाना है जो कि आज की महामारी में भी इस षड्यंत्र के खिलाफ खड़े हैं, जो पैंडेमिक के जो षड्यंत्र है पूरे में, इसके खिलाफ खड़े हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं कि मास्क मत लगाओ, तो ये ऑप्शनल करो, तुमको दे रहा है तुम 20 को मास्क लगाओ। तुम कौन होते हो धरती के ऊपर कब्जा करने वाला कि नहीं ऐसे ही रहना है? ये तो गलत है, ये तो गलत है। इस पर रोक लगना चाहिए। ये आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे नहीं ऐसे ही चलना है। आप देखिए कि जो आदमी वैक्सीन नहीं लेगा कुछ दिन में उसको फ्लाइट में जाने नहीं दिया जाएगा। तो हालांकि एक ढंग से अगर सोचिएगा तो पर्यावरण के हिसाब से ठीक हुआ, क्योंकि हम लोग इतना ना पर्यावरण को दोहन कर रहे थे कि करीब करीब धरती पर केवल 44 साल का तेल बचा हुआ था, केवल 120 साल का गैस बचा हुआ था, और केवल जो है कि आपका 420 साल का के आसपास का जो है कि आपका कोयला बचा हुआ था। तो निश्चित रूप से जब लोग अभी टूरिज्म व्यवस्था बिल्कुल ये हो गया, लोग इधर से जाना बंद कर दिए, तो उसके चलते क्या हो गया, इससे पॉजिटिव चीज़ भी हुआ, ये बात भी सही है, लेकिन उसके चलते पॉजिटिव भी हुआ। सब लोग जूम पर आ गए, सब लोग जो है कि वो इस प्रकार से। तो अब तो संसाधन थोड़ा कम खर्च हो रहा है, लेकिन फिर भी इतना तो हुआ कि पोल्यूशन कमा है सब जगह जो है, ये तो बात हुआ है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जो है कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है कि किसी न किसी ढंग से यूनाइटेड नेशन, लेकिन एक चीज़ ये भी है, यूनाइटेड नेशन को कब्जे में किया है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि फंड तो वहीं से मिल रहा है, फंड तो आखिर वहीं से मिल रहा है, तो इसीलिए ऐसा हुआ। तो हमें इन सारे तथ्यों पर जो है कि विवेचना करना होगा। आज हमें सोचना होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने, हालांकि यूनाइटेड नेशंस ने कुछ अच्छा काम भी किया है, बहुत अच्छा काम भी किया है, तो हमें ये सब चीज़ों को सोचना होगा कि आखिर गरीब के लिए भी काम कर रहा है। बहुत सारा चीज़ का 2-3 मुख्यालय आपका नैरोबी अफ्रीका में है, तो लोग सोच रहा है, उसके बारे में भी सोच रहा है। तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो कि सोच रहे हैं कि कैसे लोगों को बचाया जाए। लोग युद्ध में हैं, उसको भी लोग मदद करता है, जा कर के वहाँ पर काम करते हैं लोग। यूनाइटेड नेशन वाले लोग जो हैं, पीस कीपिंग फोर्स होता है उनका, तो लोग कम से कम इन लोगों का भी ये करना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन फिर भी सक्सेसफुल साबित हुआ है, लेकिन ये जो चीज़ है पैंडेमिक, इसको तो कम से कम अलग नज़रिए से भी अगर देखिएगा तो फिर अलग भी चीज़ पता चलेगा। तो हमें ये सब चीज़ भी देखना होगा, और तभी हम सर्वांगीण जो है कि विश्लेषण कर सकते हैं। तो मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप असेस कीजिए कि यूनाइटेड नेशन ने अच्छा काम किया कि कैसा काम किया, और हम कमेंट करके बताइए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ जगा पाया होगा और यूनाइटेड नेशंस के प्रति एक नया भाव आपके मन में पैदा करता होगा। लेकिन फिर भी हम विश्व के नागरिक हैं, और हमारा जो एक देश है वो है यूनाइटेड नेशन, और हमें इसका सम्मान करना सीखना होगा। आज अगर हम जागेंगे, ये 6 अरब 80 करोड़ लोग अगर जागेगा तो ये 1 अरब लोगों का नहीं चल पाएगा। तो निश्चित रूप से, और वो जागने का जो अड्डा बनेगा वो आपका यूनाइटेड नेशंस ही बनेगा। तो आज पूरी दुनिया में कम से कम एक चीज़ तो है कि यहाँ पर न्यूयॉर्क में मीटिंग होता जरूर है, लेकिन एक फेसबुक, एक ट्विटर, ये सब जो आपका जो आभासी दुनिया है, उस दुनिया में हम लोग सब जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं सबको बात रखने का मौका मिलता है। तो ये दुनिया कम से कम आपको लिबर्टी भी देता है, और यही लिबर्टी देने के लिए यूनाइटेड नेशन बनाया गया था, ताकि अंतिम व्यक्ति भी एक चैन का ज़िंदगी बिता सके। तो निश्चित रूप से यूनाइटेड नेशन ने भी अच्छा काम किया है। अगर आप बोलिएगा ओवरऑल जोड़िएगा तो बहुत अच्छा काम किया है, और आगे भी करते जा रहा है। तो हम आज एक ग्लोबल सिटीजन हैं, और ग्लोबल सिटीजन में आज हमारा जन्मदिन है, आज हमारा एक इसको उत्सव का माहौल है, उत्सव का दिन है, इसको हमको ये पूरे अच्छे से मनाना चाहिए। तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट HOD, स्किन BD, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे मिलता रहता हूं। मैंने भी आज ब्लू शर्ट पहना है, ये ब्लू है चूँकि ये दुनिया ब्लू है, इसीलिए ये यूनाइटेड नेशंस का कलर ब्लू है। तो आइए आज हम एक नीले रंग में रंग जाएं, और अपने आप को यूनिवर्सल सिटीजन बना करके महसूस करें। यूनाइटेड नेशंस हमारा है, और इस ये धरती हमारा है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव अगर लाना है तो उसके लिए आज के नए ज़माने का जो बात है वो है यूनाइटेड नेशंस।
तो आइए इसका हम सम्मान करें और इसके आगे नतमस्तक हो जाएं और इस संस्था को प्रणाम करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आगे भी अलग अलग मुद्दों पर आपसे मिलता रहूंगा। कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं भी लगे तो हमको डिसलाइक भी कीजिएगा, लेकिन जो भी हो अपने भावों से ज़रूर अवगत कराइएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जैसा भी लगेगा आप कमेंट कीजिएगा। आगे भी आपसे मिलते रहेंगे और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व, जय संसार, जय दुनिया, जय यूनाइटेड नेशन।